हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑन टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो हम आप लोग को सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल चैप्टर पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो उसी के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका चक्र का अवस्था क्या होता है, कोशिका विभाजन कैसे होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है। उसके बाद आज देखने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। आज आपको क्या मिलने वाला है, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, कि ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, और इसमें कौन कौन सी अवस्था देखने को मिलती है, कौन कौन से फेजेस देखने को मिलती है, और उस फेजेस के अंदर क्या क्या चलते रहती है, क्या क्या घटनाएं चलते रहती है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखे हैं यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। तो कल ही बताए थे समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, यदि कोशिका विभाजन हो रहा है तो मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में कोशिका की संख्या क्या हो जाएगी, समान रहेगी, तो समसूत्री विभाजन। और यदि मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए, आधी हो जाए, क्या हो जाए, आधी हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। नाम से ही पकड़िए, समसूत्री मतलब गुणसूत्र की संख्या समान होगी, अर्धसूत्री मतलब गुणसूत्र की संख्या आधी होगी, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, वैसा कोशिका विभाजन जिसमें मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए, आधी हो जाए, उस प्रकार के कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं यह 3 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में पूरा होता है, 3 चरणों में। क्या होता है, अर्धसूत्री 1 अंतरालावस्था हुआ, और फिर अर्धसूत्री 2, ठीक है ना। जैसे होगा वैसे ही होगा। ये यम अवस्था में आ रहा है, किस में आ रहा है, यम अवस्था में। सबसे पहले G1 अवस्था होगा, उसके बाद यस अवस्था में होगा, उसके बाद G2 अवस्था में होगा, उसके बाद यम अवस्था में आएगा। तो यम अवस्था को कितने भागों में बांटे थे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, तो उसी का है ये। वहाँ पर था समसूत्री विभाजन वाला, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन वाला। तो सब कुछ हो चुका है, यस फेज हो चुका है, G2 फेज भी हो चुका है, उसके बाद ये पढ़ रहे अर्धसूत्री 1, फिर अंतराल अवस्था, फिर उसके बाद अर्धसूत्री 2, ठीक है। तो चलिए फिर अर्धसूत्री 1 के बारे में जानते हैं। तो अर्धसूत्री 1 यानी कि ये कैरियोकाइनेसिस वाला भाग है। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, और केंद्रक के विभाजन को कितने भागों में बांटे थे समसूत्री में, 4 भागों में, पता होगा, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, याद है ना। उसी प्रकार से अगर अर्धसूत्री 1 है तो इसमें कैरियोकाइनेसिस केंद्र का विभाजन होगा, तो इसको भी 4 भागों में बांट दिया, इसका नाम अलग रख दिया। इसमें पूर्वावस्था 1 लिख दिया, मध्यावस्था 1 लिख दिया, पश्चावस्था 1 लिख दिया, और अंत्यावस्था 1 लिख दिया, ठीक है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद क्या होता है, पूर्वावस्था के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, पूर्वावस्था के बारे में। तो ये जो अर्धसूत्री 1 का पूर्वावस्था है, ये किसका अवस्था है, अर्धसूत्री 1 का पूर्वावस्था है। ये बहुत ही जटिल होता है तथा बहुत लंबे समय तक चलने वाली अवस्था होती है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। इसमें कितना अवस्था देखने को मिलता है, 5 अवस्था देखने को मिलता है। किसमें, सिर्फ पूर्वावस्था 1 में। किसमें देखने को मिलता है, पूर्वावस्था 1 में। तो सबसे पहले है तनुपट, उसके बाद है युग्मपट, उसके बाद है स्थूलपट, उसके बाद है द्विपट, उसके बाद है पारगति कर्मक। क्या क्या है, याद है ना, तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट और पारगति कर्मक। इसको बोलते हैं लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस। इस प्रकार से 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं तनुपट के बारे में। किसके बारे में, तनुपट के बारे में। तो इसमें क्रोमैटिन पैक होना शुरू होने लगता है। इसमें क्रोमैटिन होना पैक होना शुरू होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले जीवन अवस्था में तो कोशिका वृद्धि होगा और बहुत सारा कोशिकांग दुगना होगा। यस अवस्था में क्या होगा, डीएनए दुगना होगा, याद होगा, और तारक काय का निर्माण होगा, वो भी दुगना होगा। G2 अवस्था में क्या होगा, इसमें भी वही बात, थोड़ा बहुत ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होगा, थोड़ा बहुत वृद्धि होगा। उसके बाद आ जाते हैं यम अवस्था में। तो यम अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्र का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का विभाजन, यानी कि जीव द्रव का विभाजन। तो केंद्र का विभाजन जब पढ़ रहे थे, तो केंद्र का विभाजन मान लीजिए हो गया, उसके बाद 2 अलग अलग केंद्र का निर्माण होता था, याद है ना, फोटो या लास्ट वाला।
एक कोशिका होता है, उसको एक अलग केंद्रक घेर लेता है, इसको एक अलग केंद्रक का आवरण घेर लेता है, उससे दो अलग अलग केंद्रक का निर्माण होता है। उसी में क्या था, और उसमें बताए थे कि उस समय क्या हो जाता है, गुणसूत्र किस में बदल जाता है, क्रोमैटिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, क्रोमैटिन में। तो वही क्रोमैटिन है यहाँ पर, उसके आगे वाला अवस्था है ना, तो वही क्रोमैटिन में अब आगे क्या होने वाला है, पैक होने शुरू होने लगता है। यही क्रोमैटिन आगे चल करके पैक होने लगता है। और जब क्रोमैटिन पैक होगा, मतलब ऐसे ऐसे मुड़ेगा, तो किसका निर्माण होगा, गुणसूत्र का निर्माण होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो तनुपट में क्रोमैटिन पैक होना शुरू होने लगता है, और अगले भाग में जब जाता है मध्य पट में, तो इसमें क्रोमैटिन गुणसूत्र में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गुणसूत्र में। क्यों बदल गया गुणसूत्र में, क्योंकि क्रोमैटिन क्या हो रहा है, पैक हो रहा है। क्रोमैटिन क्या हो रहा है, पैक हो रहा है। तो बता चुके हैं कि क्रोमैटिन जब पैक होता है तो क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है। ठीक है, और इसमें दो समजात गुणसूत्र यानी कि युगली, इसमें दो समजात गुणसूत्र बनता है। कितना, दो समजात गुणसूत्र, उसी को बोलते हैं युगली। और चार क्रोमैटिड दिखने लगता है, उसी को बोलते हैं चतुष्क। तो इसमें युगली और चतुष्क दिखने लगता है। ठीक है ना, युगली और चतुष्क क्या होता है, देखिए। युगली मतलब दो समजात गुणसूत्र, एक ही जैसा दो गुणसूत्र, दो समजात गुणसूत्र होगा, और इसमें चार क्रोमैटिड का निर्माण होगा। कितने क्रोमैटिड, चार क्रोमैटिड। कैसे, अगर एक गुणसूत्र हो तो उसमें कितना क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड। बता चुके हैं ना, एक गुणसूत्र में कितना क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड। अगर दो गुणसूत्र है, अगर दो गुणसूत्र है तो उसमें कितना क्रोमैटिड, चार क्रोमैटिड। तो इस प्रकार से आगे देखिए, गुणसूत्र के बीच सम्मिश्रण का निर्माण होता है। गुणसूत्र के बीच किसका निर्माण होता है, सम्मिश्रण का निर्माण होता है। सम्मिश्रण देखिए, ये वाला है लाल वाला, ये सम्मिश्रण है। गुणसूत्र के बीच किसका निर्माण होता है, सम्मिश्रण का निर्माण होता है। तो ये दो समजात गुणसूत्र है, और इसके बीच किसका निर्माण हो रहा है, सम्मिश्रण का। ये क्या करता है, दो समजात गुणसूत्र को आपस में जोड़ करके रखता है। दो समजात गुणसूत्र को आपस में क्या करता है, जोड़ करके रखता है। कुछ जोड़ने वाला पदार्थ होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से इसमें दो समजात गुणसूत्र यानी कि युगली और चार क्रोमैटिड यानी कि चतुष्क देखने को मिलता है, और सम्मिश्रण इसमें दिखाई देने लगता है। और सम्मिश्रण करता क्या है, गुणसूत्र को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद अगला पट पढ़ेंगे, तीसरा। तीसरा में क्या है, स्थूल पट। फिर स्थूल पट लिख दिए यहाँ पे, ये कौन सा है, तीसरा है। तो जानते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, अभी अभी किसका निर्माण हुआ, युगली तथा चतुष्क का निर्माण हुआ। तो ये अगला अवस्था जो आएगा, उसमें युगली तथा चतुष्क अवस्था बहुत साफ साफ दिखने लगता है, पूरा क्लियर तरीके से दिखाई देने लगता है। उसके बाद देखिए, इसमें क्रॉसिंग ओवर का निर्माण होता है। किसका निर्माण, क्रॉसिंग ओवर। इसको बोलते हैं हिंदी में पारगमन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारगमन। तो फोटो में भी बताएंगे, ठीक है ना। और अगर जो ऐसा होता है तो ऐसा होने से होता क्या है, अगर ऐसा होता है तो दो समजात गुणसूत्र के बीच आनुवांशिक सूचना या आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आनुवांशिक सूचना या आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कब, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब। जब दो समजात गुणसूत्र के बीच क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, पारगमन होगा, तब ऐसा होगा कि गुणसूत्र का सूचना और पदार्थों का आदान प्रदान होगा। और इस अवस्था में जो भी काम होता है वो किस एंजाइम की मदद से होता है, एक रिकम्बिनेज नामक एंजाइम होता है, ये इस अवस्था में भाग लेता है पूरा करने के लिए। तो आइए इसी फोटो में देखें कि पारगमन क्या होता है। तो ये दो समजात गुणसूत्र हैं, ठीक है, और दो समजात गुणसूत्र को कौन जोड़ करके रखा है, बताइए कौन जोड़ करके रखता है। अभी अभी बताए थे इस अवस्था में कि सम्मिश्रण जोड़ करके रखता है। कौन जोड़ करके रखता है, सम्मिश्रण। तो दो गुणसूत्र के बीच सम्मिश्रण पाया जाता है, ठीक है, और ये गुणसूत्र को जोड़ करके रखता है। इसमें होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर का निर्माण। किसका निर्माण, क्रॉसिंग ओवर का निर्माण। ये क्या होता है, देखिए, ये वाला गुणसूत्र, ये वाला गुणसूत्र और इसका ये वाला गुणसूत्र, दोनों देखिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है। दोनों गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया है, चढ़ गया है। यानी कि क्रॉस क्रॉस बना रहा है। क्या बना रहा है, क्रॉस 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 क्रॉस, इस प्रकार के बना रहा है। और बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए ओवर, बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए ओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गया इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो दो समजात गुणसूत्र के बीच किस अवस्था में, स्थूल अवस्था में किसका निर्माण होता है, क्रॉसिंग ओवर का निर्माण होता है। और ऐसा होने से आनुवांशिक पदार्थों का सूचना का आदान प्रदान होता है। देख लीजिए, इस गुणसूत्र में जो भी सूचना रहेगा उसके पास चला जाएगा, अगर उस गुणसूत्र में जो भी सूचना रहेगा इसके पास चला आएगा। तो ऐसा होने पर, क्रॉसिंग ओवर होने पर, दो गुणसूत्र, दो समजात गुणसूत्र के बीच जो भी आनुवांशिक आदान प्रदान होता है, जो भी सूचना होता है, सब कुछ, ठीक है। अच्छा, उसके आगे देखिए द्विपट। उसके आगे क्या है, द्विपट। द्विपट में क्या होता है,
इसमें सम्मिश्रण टूटने लगता है। क्या टूटने लगता है? सम्मिश्रण। तो सम्मिश्रण क्या है? जो गुणसूत्र को जोड़ करके रखता है, ठीक है। तो सम्मिश्रण टूटने लगता है। सोचिए सम्मिश्रण टूटने लगा। क्या टूटने लगा? सम्मिश्रण टूटने लगा, ठीक है। तो जब सम्मिश्रण टूटने लगेगा तो सम्मिश्रण गुणसूत्र को जोड़ करके रखता है और सम्मिश्रण टूट जाएगा तो क्या ये दोनों गुणसूत्र अलग होने लगेगा? पूछते आप ही से, ये सम्मिश्रण था, दो गुणसूत्र को जोड़े हुए था। अगर सम्मिश्रण टूटने लगा अगली अवस्था में तो क्या गुणसूत्र भागने लगेगा? जी हाँ, भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ने वाला अब कोई नहीं है, वो टूट रहा है, ठीक है ना। तो अगला अवस्था में देखिए क्या बनाते हैं। इसमें देखिए, इसमें तो इस प्रकार से दो समजात गुणसूत्र है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से दो समजात गुणसूत्र है। तो जब क्या होता है, जब इस अवस्था अगले अवस्था में सम्मिश्रण टूटने लगता है, अगले अवस्था में क्या टूटने लगता है? सम्मिश्रण। तो सोचिए, मान लीजिए यहाँ सम्मिश्रण टूट गया, तो सम्मिश्रण टूट गया तो गुणसूत्र अलग हो रहा है। गुणसूत्र क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो जब अलग हो रहा है तो ये धागा खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा। तो जो भी क्रॉसिंग ओवर का निर्माण हुआ था उसका निर्माण अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है। सम्मिश्रण भी टूटने लगता है और क्रॉसिंग ओवर भी खत्म हो जाता है। उससे होता क्या है, अगर अलग हो जाएगा तो दोनों गुणसूत्र भागने लगेगा तो सोचिए एक आकृति का निर्माण होगा जिसको बोलते हैं चैज़माटा। इसको क्या बोलते हैं? एस आकार का चैज़माटा। अभी भाग रहा है, अभी भाग रहा है। तो इस प्रकार से मान लीजिए इतना खुला तो इस प्रकार से एक्स आकार का एक आकृति दिखाई देने लगता है। किसमें? अगले पट में, दुई पट में। क्यों? क्योंकि अगले पट में ही सम्मिश्रण टूट जाता है। तो जिसमें सम्मिश्रण टूटने लगता है उसी में यक्ष आकार की संरचना दिखाई देने लगती है, क्योंकि सम्मिश्रण टूटता है तो गुणसूत्र अलग होने लगता है। जो भी धागा था वो खुलने लगेगा क्योंकि गुणसूत्र अलग हो रहा है, क्योंकि इसको जोड़े वाला कोई नहीं है। तो उसमें क्या दिखने लगता है? एस आकार की संरचना, उसी को बोलते हैं चैज़माटा। इसको क्या बोलते हैं? चैज़माटा। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि चैज़माटा का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो आपको बोलना है अर्धसूत्री वन के पूर्वावस्था वन के द्विपट में। किसमें? अर्धसूत्री वन के पूर्वावस्था वन के द्विपट में देखने को मिलता है इस प्रकार से। और ये जो स्तनधारी जीव होते हैं उसके अंडकों में बहुत सारी अवस्था ये लंबा होता है। यह अवस्था कैसा होता है? बहुत लंबा। कौन सा अवस्था? द्विपट वाली अवस्था, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं जानना था, इतना ही जानना था कि अर्धसूत्री तीन अवस्था में पूरा होता है, तीन चरणों में। अर्धसूत्री वन, अंतरालावस्था और अर्धसूत्री टू। फिर अर्धसूत्री वन के बारे में पढ़े तो इसको चार भागों में, तो उस बेसिल बात है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। फिर पूर्वावस्था को पांच भागों में बांट दिए, इसी पांचों के बारे में पढ़े। सबसे पहले एक क्रोमैटिन पैक होता है, फिर दो समजात गुणसूत्र बनता है, सम्मिश्रण का निर्माण होता है जो गुणसूत्र को जोड़े रखता है। उसके बाद युगली इसमें साफ साफ दिखने लगता है, युगली और चतुष्क साफ साफ दिखने लगता है। क्रॉसिंग ओवर का निर्माण होता है, क्रॉसिंग ओवर जो लपटा हुआ है पूरा। जब क्रॉसिंग ओवर का निर्माण होगा तो दो गुणसूत्र के बीच क्या शेयर होगा? अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होगा। अगला अवस्था में सम्मिश्रण टूटने लगेगा तो ये गुणसूत्र भागने लगेगा। जब भागेगा तो ये उलझा हुआ धागा खुलेगा, तो खुलेगा तो इस प्रकार से दिखाई देगा। और इसी को बोलते हैं यक्ष आकार की संरचना। कैसी संरचना? एक्स आकार की संरचना, मतलब चैज़माटा। तो चैज़माटा इसमें देखने को मिलता है द्विपट में। उसके आगे देखते हैं पश्चिमा अवस्था यानी कि पारगति कर्मक। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो तब तक के लिए इसको नोट कीजिए। चारों देख लिए थे, उसके बाद पांचवा देखते हैं पारगति कर्मक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायाकाइनेसिस। तो पिछली तक में क्या हुआ था? चैज़माटा ये सब बना था, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? चैज़माटा टूट जाएगा। इसमें क्या होगा? चैज़माटा टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि सम्मिश्रण इसमें पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अर्धसूत्री वन के पूर्वावस्था के वन के अंतिम अवस्था है। पूछेगा पारगति कर्मक कैसा अवस्था है, तो बता चुके हैं कि पहले अर्धसूत्री वन था, उसको फिर पूर्वावस्था, मध्यावस्था में बांटा, फिर पूर्वावस्था को पांच भागों में बांटा। तो सबसे पहला अवस्था कौन था? सबसे पहला अवस्था था लिप्टोटिन यानी कि तनुपट। और सबसे लास्ट अवस्था कौन है? डायाकाइनेसिस यानी कि पारगति कर्मक। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यह अर्धसूत्री वन के पूर्वावस्था वन के कौन सी अवस्था है? अंतिम अवस्था है। इसमें चैज़माटा टूट जाता है, केंद्रक आवरण भी टूट जाता है और केंद्रिका भी देखने को नहीं मिलता है। ये सभी चीज़ें खत्म हो जाती है। फिर जब ये अर्धसूत्री वन की पूर्वावस्था वन खत्म हो गया, क्योंकि इसी को तो पांच भागों में बांटे थे, तनुपट, मध्यपट, स्थलपट, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन,
और लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो 5 भागों में बांटे थे, ये डाइकाइनेसिस है तो खत्म हो गया, ये अंतिम अवस्था था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पूर्वावस्था खत्म हो जाएगा तो क्या स्टार्ट होगा, मध्यावस्था 1। क्या स्टार्ट होगा, मध्यावस्था 1। तो सोचिए मध्यावस्था में क्या होता था, जब समसूत्री विभाजन पढ़े थे तो मध्यावस्था में क्या होता था, दो अलग अलग मतलब कि बीच पर मध्य पट्टिका पर गुणसूत्र आकर के सज जाता था। तो यही होगा, मध्य पट्टिका पर क्या हो जाएगा, गुणसूत्र सज जाएगा और तरकु धागा द्वारा दो विपरीत तरकु धागा द्वारा ध्रुव की ओर जाने लगेगा, खींचेगा तो ध्रुव की ओर जाने लगेगा। अगला अवस्था में क्या होगा, समजात गुणसूत्र अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि उसको दो अलग अलग ध्रुव में जाने लगा है। किधर जाने लगता है, दो अलग अलग ध्रुव में चला जाता है। इसमें जाने शुरू होता है और इसमें चला जाता है। तो जब अलग होता है तो क्या होगा, आगुनित कोशिका का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, आगुनित कोशिका का निर्माण होगा। क्योंकि एक गुणसूत्र होता है उससे भी खींच लेगा तो आधा आधा गुणसूत्र बनेगा ना, तो उससे कैसा गुणसूत्र बनता है, आगुनित कोशिका बनता है, उसमें आधा गुणसूत्र होता है। ठीक है, और अंत्यावस्था में क्या होता है, अंत्यावस्था में गुणसूत्र किस में फिर बदल जाएगा, क्रोमेटिन में। फिर गुणसूत्र किस में बदल जाएगा, क्रोमेटिन में बदल जाएगा और इसमें फिर से केंद्रिका तथा केंद्रक आवरण दिखने लगता है, केंद्रिका तथा केंद्रक आवरण दिखने लगता है। ठीक है, उसके बाद जब ये पूर्वावस्था खत्म हो गया, उसके 5 अवस्था खत्म हो गया, फिर मध्यावस्था 1 था, पश्चावस्था 1 था, फिर अंत्यावस्था 1 खत्म हो गया। अब क्या होगा, ये तो कैरियोकाइनेसिस था, उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, अर्धसूत्री का साइटोकाइनेसिस। तो अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव का विभाजन। तो उसके बाद क्या होता है, अब कोशिका द्रव का विभाजन शुरू होने लगता है। अब किसका विभाजन शुरू होने लगता है, कोशिका द्रव का विभाजन शुरू होने लगता है। ठीक है, और जब कोशिका विभाजन शुरू होने लगेगा, कोशिका द्रव का विभाजन शुरू होने लगेगा तो 2 प्रकार से बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसमें इसके पहले क्या है, तो इसके बाद क्या होता था, अर्धसूत्री 1 खत्म हो गया। अब क्या खत्म हो गया, अर्धसूत्री 1 खत्म हो गया। फिर बीच में क्या आता था, अंतरालावस्था। बीच में क्या आता था, अंतरालावस्था। अंतरालावस्था क्या होता है, अर्धसूत्री 1 तथा अर्धसूत्री 2 के बीच वाली अवस्था को अंतरालावस्था कहते हैं, खत्म। फिर क्या है, अब स्टार्ट क्या करेंगे, अर्धसूत्री 2 विभाजन। कैसा विभाजन, अर्धसूत्री 2 विभाजन। तो जैसा जैसा समसूत्री में हुआ था वैसा वैसा ही अर्धसूत्री 2 में होगा। किस में होगा, अर्धसूत्री 2 में होगा। कैसे होगा बताते हैं, ये देखिए अर्धसूत्री 2 लिखे, यहाँ पर क्या लिखे, अर्धसूत्री 2, अर्धसूत्री 2। जब अर्धसूत्री 2 होगा तो क्या होगा, इसमें इसको भी 4 भागों में बांट दिया। कितना भागों में, 4 भागों में, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। और अर्धसूत्री 1 था तो सब में 1 1 लिखे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अर्धसूत्री 2 है तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे। पूर्वावस्था 2, मध्यावस्था 2, पश्चावस्था 2 और अंत्यावस्था 2। इस प्रकार से इसको बांटेंगे। और ये इसको पढ़ना नहीं है, ये पढ़ चुके हैं आप लोग क्या चुके, इसको पढ़ चुके। कैसे, जैसा जैसा पूर्वावस्था में बताए थे समसूत्री में, समसूत्री की पूर्वावस्था में क्या होता है जो बताए थे, समसूत्री के मध्यावस्था में क्या होता है जो बताए थे, और समसूत्री के पश्चावस्था में क्या होता है बताए थे, और समसूत्री के अंत्यावस्था में क्या होता है बताए थे। तो जो बताए थे सेम टू सेम हो बहू एकदम कॉपी कर देना है, किसमें, अर्धसूत्री 2 में, सब अवस्था में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अर्धसूत्री विभाजन भी क्या होता है, खत्म। तो इस प्रकार से आपका शायद पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है ना, ये चैप्टर बहुत छोटा था और ये चैप्टर भी लगभग आपका समाप्त हो गया है। कुछ कुछ पॉइंट रह गया तो उसको नोट पॉइंट के फॉर्म में किसी और चैप्टर में इसको रिलेट करके लिखा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आप इसका क्या कीजिए, किताब का रीडिंग कीजिए, उसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो नया चैप्टर देखिए क्या स्टार्ट होता है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है वो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।